गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की मैथमेटिक्स क्लास 10th में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लास 10th आरबीएससी राजस्थान बोर्ड टॉपिक मैथ विविध प्रश्नमाला 9 के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, थोड़े सवाल सॉल्व किए थे। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस में हम यूनिट 9.1 का बेसिक, 9.2 उसका बेसिक, 9. जो विविध प्रश्नमाला जो हमारी आती है उसके लगभग हम 18 सवाल करके आ चुके हैं। अगर आपको इनमें से किसी सवाल में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। अब हम बात करते हैं आज यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, -1, 0, 4 और -5 3 है। आराम से सवाल को वापस से आप पढ़ लीजिए। उस त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात की, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष -1, 0, 4, -3, -5 और 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सवाल में जो हमें टॉपिक बताना है उसने हमें माध्यिकाओं के बारे में पूछा है। इसके बारे में पूछा है माध्यिकाओं। तो पहले हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं माध्यिका क्या होती है। देखो, माध्यिका की प्रॉपर डेफिनेशन तो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन ठीक है हम समझ सकते हैं। त्रिभुज के एक शीर्ष से जाने वाली ऐसी रेखा जो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करे या सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। कैसे? यहाँ पर आप देखिए मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है, यहाँ एक त्रिभुज है। अब मान लो कि मैं इस शीर्ष ए से एक लाइन ऐसी खींचता हूँ जो इस सम्मुख भुजा BC के मध्य बिंदु D को स्पर्श करती है या काटती है, तो ये इस त्रिभुज की एक माध्यिका है। उसके बाद में यहाँ पर फिर ध्यान देना, लंबाइयों की बात कर रहा है यानी बहुवचन। और एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? 3 माध्यिकाएं हो सकती है। एक B शीर्ष से जा सकती है और एक C शीर्ष से जा सकती है। ठीक है ना। तो फिलहाल हम माध्यिका के बारे में फिर से एक बार बात कर ले। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करे या सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर आकर मिले, उसे क्या कहा जाता है? माध्यिका कहा जाता है। अब पर्टिकुलर में सवाल की बात करता हूँ, आपको माध्यिका की डेफिनेशन, थोड़ी बहुत डेफिनेशन तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन आइडिया लग जाएगा आपको। तो आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो आप पहले वीडियो पोस्ट करके इस डेफिनेशन को राइट डाउन कर लीजिए। मैं अभी इसको हाल फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ और मैं अपने सवाल पर चलता हूँ। सवाल है हमारा, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 0, 4 और -5 3 है। तो यहाँ पर सपोज कर लो मैं यही त्रिभुज ले लेता हूँ। इस त्रिभुज का पहला शीर्ष जो है मैंने ले लिया 1 और -1, दूसरा शीर्ष जो है वो मैंने ले लिया 0 और 4, तीसरा शीर्ष जो है वो मैंने ले लिया -5 और 3। ठीक है। अब इसने हमें माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हमें यहाँ पर 3 माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। फिलहाल एक मैंने यहाँ पर बना रखी है और जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि अगर AD माध्यिका है तो D जो है वो BC का मध्य बिंदु होगा। तो सबसे पहले चूंकि मैं सवाल के बारे में आपको बता दूं कि चूंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। AD लाइन जो है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसलिए बिंदु D रेखा BC का मध्य बिंदु, इसलिए बिंदु D क्या हुआ? रेखा BC का मध्य बिंदु। किसके थ्रू? क्योंकि हमने AD को माध्यिका कहा है और माध्यिका क्या करती है? सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले देखो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सा काम है। अगर मुझे D के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं इसकी लंबाई आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। दूरी सूत्र, ये भी तो एक रेखा ही, दो निर्देशांक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो मैं दूरी सूत्र लगाकर आराम से इसके बारे में पता कर सकता हूँ, इसकी लंबाई के बारे में पता कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहला काम होगा मुझे D के निर्देशांक प्राप्त करने होंगे। अब D को चूंकि मैंने BC का मध्य बिंदु बताया है तो मैं मध्य बिंदु सूत्र की सहायता से D के निर्देशांक ज्ञात कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक जो है वो होने चाहिए
अगर आपको याद हो मध्य बिंदु सूत्र x1 x2 प्लस x1 बटा 2 कॉमा y2 प्लस y1 बटा 2। अब D कौन सी भुजा का मध्य बिंदु है? BC का। तो ये x1 x2 x1 y1 और ये x2 y2 B और C। तो यहाँ से चेक करो कि मैं अगर x2 की वैल्यू रखता हूँ तो वो -5 आएगी प्लस x1 की वैल्यू 0 आएगी बाय 2 कॉमा y2 की बात करूँ y2 3 आएगा प्लस आ गया फॉर्मूला से और y1 आ गया 4 बाय 2। अब यहाँ से चेक करते हैं आगे तो -5 एंड 0 -5 होगा, ये हो गया -5 बाय 2 और 3 प्लस 4 7 बाय 2 और ये डिवाइड तो होते नहीं, टोटली डिवाइड तो होते नहीं, क्वांटम में तो होता है, लेकिन हम कोऑर्डिनेट ऐसे में चल जाते हैं। तो हमारे लिए डी के निर्देशांक कितना आ गए? -5 एंड 2 -5 बाय 2 एंड 7 बाय 2। डी के निर्देशांक मिल गए। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी, माध्यिकाओं की लंबाई। तो माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक एक माध्यिका की लंबाई ज्ञात करते जाऊंगा। तो पहली माध्यिका मैंने कौन सी ली है? एडी ली है। तो मैं पहले लिखूंगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आई होप अब याद हो गया होगा आप सभी को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। अब मेरे को कौन सी दूरी निकालनी है? मुझे AD की दूरी निकालनी है। तो मैं AD लिखकर और AD लिखा है तो फिर से आप याद कर लो, A फर्स्ट आ रहा है, D सेकंड आ रहा है, तो A के तो हो गए 1 1 और D के हो गए 2 2। तो x2 कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा मेरे लिए -5 बाय 2 माइनस आ गया फॉर्मूला से x1 हो गया 1 एंड होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा मेरा? y2 हो जाएगा 7 बाय 2 माइनस आ गया फॉर्मूला से और y1 की वैल्यू अगेन चेक करो -1 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। AD इक्वल्स टू यहाँ पर देखो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा? 2। तो ऊपर -5 का -5, लेकिन 1 का क्या हो जाएगा? 1 की जगह हो जाएगा -2। वो 2 टाइम हो गया ना, इसको इस -1 को आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं। तो 1 का एलसीएम 1 एंड 2 का एलसीएम हो गया 2, 2 का 2 है तो 5 का 5 आया, -5 का -5 आया, 1 का 2 हो गया तो 2 टाइम्स ग्रेटर हो गया तो -2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर एलसीएम लिया कितना आएगा? 2, 7 का 7, इसको भी बाय 1 लिख सकते हो, -1 बाय 1। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, और 1 का 2 हो गया, 2 टाइम्स ग्रेटर हो गया, तो अंश को भी हम 2 टाइम्स बढ़ा देंगे, वो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। AD इक्वल्स टू अंडर रूट, अब वहां से चेक करो -5 एंड -2, ये भी माइनस नंबर है, ये भी माइनस नंबर है, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -7 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाओ, 7 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, क्या हो गया? ऐड हो गया, कितना हो जाएगा? 9 बाय 2 एंड होल स्क्वायर। तो AD इक्वल्स टू, अब चेक करते हैं, इनका होल स्क्वायर करने जाऊंगा, -7, माइनस नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -7 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर 49, 7 × 7, और 2 का कितना हो गया? 4, प्लस 9 का कितना हो जाएगा? 81 बाय 2 की जगह कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और अब मैं इसको भी यहाँ चेक करो, दोनों भिन्न संख्या है, ऐड करना है तो लघुत्तम तो लेना पड़ेगा ना, तो दोनों का हर समान है, तो वो का वो ही आ गया 4, ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा, ये हो गया 49 प्लस 81, और अगर आप इसको ऐड कर दो तो आपकी AD इक्वल्स टू आ गई अंडर रूट, ऐड करके देखो 130 बाय 4, 9 1 0, 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 और 4 12, 12 और 1 30, तो 130 बाय 4, और 130 को हम अंडर रूट 130 रन लेते हैं, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट हम सिंपल वे में निकाल सकते हैं, तो हम उसको कितना कर देंगे? 4 से स्क्वायर रूट हटाकर हमने इसको कितना कर दिया? 2 कर दिया। तो ये हमारे लिए पहली माध्यिका AD की लंबाई आ गई। AD की लंबाई कितनी आई है हमारे लिए? हमारे लिए AD की लेंथ आई है अंडर रूट 130 बाय 2। ये बात हुई केवल एक माध्यिका की। अब बात करनी है हमें दूसरी माध्यिका की, तो दूसरी माध्यिका के लिए मैं क्या करूंगा? दूसरी माध्यिका के लिए मैं शीर्ष B से एक लाइन ऐसी बना रहा हूं,
जो AC को E पर कट कर रही है और E को मुझे मध्य बिंदु लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने AE को क्या लिया है, माध्यिका लिया है ना, AE माध्यिका ली है। तो क्या होगा, मैं इसको थोड़ा बेटर कर देता हूँ, यहाँ ये E पॉइंट होगा, ठीक है। अब E पॉइंट पर, E पॉइंट क्या हो गया, E पॉइंट AC का मध्य बिंदु हो गया। तो सेम प्रोसेस वापस से हो जाएगा, सेम टू सेम प्रोसेस वापस से होगा। B to E, मुझे B to E फाइंड करनी है, यानी दूसरी माध्यिका कौन सी होगी, B हो गई। मुझे B की लाइन फाइंड करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले E के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। और E, चूंकि BE इस त्रिभुज की माध्यिका है, तो E पॉइंट जो है वो AC का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अब मध्य बिंदु सूत्र से मैं आराम से E के निर्देशांक निकाल सकता हूँ, और E के निर्देशांक निकालने के बाद मैं B से E की डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार वापस से देखते हैं इसी चीज को, यहाँ से कुछ राइट डाउन करना है तो आप राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसको यूज करूँ। अब यहाँ से चेक कीजिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ कि माध्यिका हमने जो पहले निकाली थी AD की लंबाई, ताकि हम भूल ना जाए, वो हो गई √130/2 यूनिट, ठीक है। पहले तो हमने निकाल दी। अब दूसरी माध्यिका की बात करते हैं, तो फिर से बात करूंगा, चूंकि BE त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है, क्योंकि BE त्रिभुज ABC की माध्यिका है, और BE अगर त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसलिए हम कह सकते हैं E, यानी कि बिंदु E रेखा AC का क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए। तो हम उसको लिखेंगे मध्य बिंदु है, ठीक है। अब हमने मध्य बिंदु बता दिया, तो हम बिंदु E के निर्देशांक आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु E के निर्देशांक, चूंकि हमने उसे मध्य बिंदु बताया है रेखा AC का, A के कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, C के अवेलेबल है, मध्य बिंदु सूत्र लगा सकता हूँ। मध्य बिंदु सूत्र होता है x2 + x1 बटा 2, y2 + y1 बटा 2, ठीक है ना। अब यहाँ से चेक करते हैं कौन सी रेखा का मध्य बिंदु है, E AC का। तो A के हो गए 1 1, C के हो गए 2 2। यहाँ पर राइट डाउन करके देखते हैं, चेक करो, x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 प्लस x1 की वैल्यू 1/2, y2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 प्लस आया फॉर्मूला से, और y1 की वैल्यू -1/2। और इसी को थोड़ा सा और कर देते हैं, ये -5 है, 1 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या बचना चाहिए, -4/2 बचना चाहिए। होता है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए माइनस मार्क आ गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं, 3 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3 - 1/2। तो अब यहाँ से आगे अगर मैं चेक करूँ, तो देखो -4/2 -2 बच जाएगा, ठीक है। और 3 - 1 कितना होता है, 2, तो 2 से 2 डिवाइड करके मैं 1 बचा दूंगा। तो मेरे लिए बिंदु E के निर्देशांक कितने आ गए, -2 और 1 आ गए E के निर्देशांक। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे माध्यिका की लंबाई यानी AD की तो मैंने फाइंड कर ली, मुझे किसकी फाइंड करनी है, BE की। तो BE की फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, दूरी सूत्र का प्रयोग कर लूंगा। अब दूरी सूत्र याद होना चाहिए, अब तो आपको दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं, मैं किसकी दूरी निकाल रहा हूँ, मैं दूरी निकाल रहा हूँ BE की, माध्यिका यही है ना BE, तो मैं किसकी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, BE की निकाल रहा हूँ। तो B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे लिए, 1 1, और E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे लिए, 2 2। तो अब मैं आराम से डिस्टेंस फार्मूला में रख सकता हूँ, √x2 की वैल्यू चेक करो, -2 है, माइनस आ गया फॉर्मूला से, x2 की वैल्यू -2 माइनस आ गया फॉर्मूला से, x1 की वैल्यू
0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस आ गया फॉर्मूला से, और y1 की वैल्यू 4 एंड होल स्क्वायर। तो अब यहाँ चेक करो BE इक्वल्स टू अंडर रूट -2 -0 क्या बचेगा, -2 ही बचेगा, प्लस 1 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर माइनस का है तो -3 बच गया एंड होल स्क्वायर फॉर्मूला के थ्रू आ गया। अब वापस से चेक करते हैं BE, तो अगेन चेक करो -2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना, और प्लस -3 का होल स्क्वायर हो गया 9, और अगर आप इनको ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा √13। अब 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो हम इसको यहीं पर क्या लिख देंगे, यूनिट, यानी हमारी जो दूसरी माध्यिका है उसकी लंबाई कितनी आ रही है, उसकी लंबाई आ रही है √13, यानी माध्यिका BE की लंबाई आ गई √13 यूनिट। अब इसी के साथ तीसरी माध्यिका, यानी ये जो तीसरा शीर्ष बच रहा है C से मैं एक लाइन ऐसी खींचूं जो AB को F पॉइंट पर कट कर रही है, और F जो है AB का मध्य बिंदु है, तो वो क्या हो जाएगा F, अगर AB का मध्य बिंदु है तो ये CF जो है वो इस त्रिभुज ABC के लिए क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो बेटर वे आपको पता लग गया F के लिए क्या करना पड़ेगा। अब हमें अगर CF की लंबाई निकालनी है तो C के निर्देशांक हमारे पास में है और F के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि CF को हमने माध्यिका बताया है, तो F क्या होगा, AB रेखा का मध्य बिंदु होगा, और AB रेखा का मध्य बिंदु है तो हम मध्य बिंदु सूत्र की सहायता से F के निर्देशांक याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं। चलो यहाँ से चेक करते हैं। पहले हम लिख देते हैं हमारी जो हमने दूसरी माध्यिका निकाली, माध्यिका BE की लंबाई, तो माध्यिका BE की लंबाई हमारे पास में आ गई √13 यूनिट, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं थर्ड, वापस मैं कह रहा हूँ चूंकि CF त्रिभुज ABC की माध्यिका है, वापस से चेक कर लो, CF को डायग्राम में चेक करो एक बार। ओके स्टूडेंट, बस CF त्रिभुज ABC की माध्यिका है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु F जो है, बिंदु F भुजा या रेखा AB का क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए, तो ये क्या है, मध्य बिंदु, ठीक है ना। अब इसी तरह वापस वही काम करेंगे, बिंदु F के निर्देशांक, तो बिंदु F के निर्देशांक किससे निकाल लेंगे, मध्य बिंदु क्रम सूत्र से निकाल लेंगे, x2 + x1 बटा 2, y2 + y1 बटा 2, ठीक है। अब इसके आगे चेक करते हैं, हम कौन सी लाइन का मध्य बिंदु बता रहे हैं इसे, AB का, तो A के कोऑर्डिनेट भी है, B के भी हैं, A के हो जाएंगे 1 1, B के हो जाएंगे 2 2, तो चेक करते हैं x2 की वैल्यू 0 प्लस x1 की वैल्यू 1/2, y2 की वैल्यू 4 प्लस y1 की वैल्यू -1 और /2, ठीक है। यहाँ चेक करो, अब आराम से इतनी शॉर्ट कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, यहाँ 1/2 बचेगा, और यहाँ चेक करो 4 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, प्लस माइनस वैसे भी माइनस के ऊपर, तो यहाँ 4 - 1 आएगा, 4 - 1 का मतलब होता है 3, तो यहाँ आ गया 3/2। तो हमारे जो F के कोऑर्डिनेट आए हैं, F के कोऑर्डिनेट आ गए 1/2 एंड 3/2, 1/2 एंड 3/2। तो अब मुझे क्या करनी है, मुझे तो डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस निकालने तो मैं किसका प्रयोग कर दूंगा, दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे चेक करते हैं,
तो हम कौन सी दूरी निकालना चाह रहे हैं, हम सी एफ निकालना चाह रहे हैं। तो सी एफ के लिए सी के कोऑर्डिनेट हो गए 1 1 और एफ के हो गए 2 2। तो फिर से चेक करो, x2 की जगह -1/2, ठीक है, और उधर से क्या आ गया -5, सॉरी हाँ सी एफ -5, तो हम इसे -5/1 भी लिख सकते हैं एंड होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू 3/2 माइनस आ गया फॉर्मूला से, और y1 की वैल्यू 3, तो हम इसे 3/1 लिख देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे का चेक करते हैं, सी एफ इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर चेक करो 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 5/1 एंड होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर चेक करो 3/2 माइनस 3/1 एंड होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम चेक करें तो सी एफ इक्वल्स टू, अब देखो हमारे पास में जितनी भी क्वांटिटीज हैं भिन्न संख्या के रूप में और उनको ऐड करना है, तो हमें पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 and 1 का एलसीएम 2 हो गया, 1 का 1 रह जाएगा, लेकिन 5 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 5 के हर में 1 था, 1 का 2 कर दिया, 2 टाइम बढ़ा दिया, तो 5 भी 2 टाइम बढ़ गया, तो वो कितना हो गया 10 एंड होल स्क्वायर, प्लस इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या एलसीएम 2 and 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, 3 का तो 3 रहा क्योंकि इसका हर 2 ही है, लेकिन इसका 3/1 का 1 है, हर कितना है 1 है, कितना बढ़ गया 2 डबल टाइम हो गया ना, 2 टाइम्स हो गया ना, तो 3 भी 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 एंड होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे चेक करते हैं, इसके आगे सी एफ इक्वल्स टू अंडर रूट, अब चेक करते हैं 1 and 10 कितना हो जाएगा 11/2 एंड होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाओ 3 - 6 बड़ा है तो -3/2 एंड होल स्क्वायर। क्लियर हो यहाँ तक। अब इसके आगे चेक करते हैं, 11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर हो गया 9/4, ठीक है, और इसका भी एलसीएम लेकर हम इसे ऐड कर दें तो दोनों का हर 4 है, तो एलसीएम में 4 आ जाएगा और ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि दोनों के हर समान हैं, तो ये कितना हो जाएगा। अब अगर आप चेक करो 121 एंड 9 को ऐड करोगे तो 130/4, और इसको हम लिख सकते हैं 130/2, क्या किया 4 का स्क्वायर रूट हटाया है बस, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गई यूनिट। यानी कि अगर मैं कहूँ तीसरी माध्यिका यानी कि माध्यिका सी एफ की लंबाई जो है वो भी √130/2 यूनिट है, वो भी क्या है √130/2 यूनिट। आई बात समझ में। तो आपने इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई निकाल ली। अब आप टोटल सॉल्यूशन करने के बाद भी ये 3 लाइंस वापस से नीचे आंसर के रूप में लिख दीजिएगा। माध्यिका एडी की लंबाई इतनी है, माध्यिका बी की लंबाई √13 है और माध्यिका सी एफ की लंबाई √130/2 है, ठीक है। वीडियो को उसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोर्ड पर राइट डाउन है, आप उसको पढ़ लीजिए एक बार आराम से। चलिए सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5 7 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8 6 और 0 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट थ्योरी नहीं है, सिर्फ आराम से समझ लो। क्या आपके पास में एक लाइन ऐसी है ए बी के कोऑर्डिनेट सपोज कर लो 5 7, फर्स्ट जो गिवन है और सेकंड है 3 9, ठीक है, और दूसरी लाइन है ऐसे जिसको सपोज कर लो सी एंड डी, और सी डी के कोऑर्डिनेट हम 8 6 और 0 10 लेते हैं, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है इसका बिंदु सी सब, इसका बिंदु जो है हम ई सपोज कर लेते हैं मध्य बिंदु, और इसका जो है हम एफ सपोज कर लेते हैं। हमें ये बताना है कि ई और एफ एक ही पॉइंट है, यानी इन लाइंस की पोजीशन क्या होनी चाहिए। सपोज करो पहली लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन कुछ ऐसी होगी, या जहां से भी जा रही होगी वो बीच में से काट रही है, यानी दोनों के ही मध्य बिंदु क्या है समान होने चाहिए। अब यहाँ से चेक करते हैं इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना रेखा एबी का मध्य बिंदु ई है। हमने
रेखा AB का मध्य बिंदु E मान लिया। तो हम बिंदु E के निर्देशांक आराम से ज्ञात कर सकते हैं। किससे? हमने मध्य बिंदु नाम लिया है तो हम मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। x2 plus x1 बटा 2 और y2 plus y1 बटा 2। चेक कर लो, a और b दोनों के कोऑर्डिनेट मेरे पास में है, तो x1 y1 भी है और x2 y2 भी है। तो चेक करते हैं, हम ab की बात करें तो a के हो गए 1 1, b के हो गए 2 2। तो x2 कितना हो गया 3 प्लस आ गया फॉर्मूला से x1 की वैल्यू 5/2 और y2 9 प्लस आ गया फॉर्मूला से y1 7/2। चेक कर लो आराम से, ठीक है। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, 3 और 5 का मीन हो गया 8/2 और 9 और 7 का मीन हो गया 16/2। और इसको भी कट करते हैं, तो 2 से 8 को डिवाइड करूंगा 4, 16 को 2 से डिवाइड करूंगा 8। तो हमारे पास E के निर्देशांक कितने आ गए 4 8, ठीक है। इसी तरह वापस से हम मान लेते हैं, माना रेखा CD का मध्य बिंदु F है। हमने क्या मान लिया, CD का मध्य बिंदु क्या है, F है। तो हम अगर कहें कि बिंदु F के निर्देशांक, तो देखो हमने मध्य बिंदु कहा है, तो हम मध्य बिंदु सूत्र का आराम से प्रयोग कर सकते हैं। जहां हमारे पास C और D दोनों के कोऑर्डिनेट अवेलेबल हैं, तो हमारे लिए मध्य बिंदु सूत्र हो जाएगा x2 plus x1 बटा 2, y2 plus y1 बटा 2, ठीक है। अब चेक करूं, मैं CD के लिए निकाल रहा हूं, तो मेरे पास C और D दोनों के कोऑर्डिनेट है, तो x1 y1 भी है और x2 y2 भी। तो x2 2 हो गया प्लस x2 2 हो गया प्लस x1 8 हो गया बाय 2, फॉर्मूला से आ गया। उसी तरह y2 10 हो गया प्लस y1 6 हो गया बाय 2, फॉर्मूला से आ गया। अब यहाँ पर इनको ऐड करने जाएंगे तो देखो 0 plus 8 8 8/2, 10 plus 6 16 16/2, और इनको भी कट कर दें तो 2 से 8 में डिवाइड करूंगा 4 और 2 से 16 को डिवाइड करूंगा 8। तो यहाँ पर आकर चेक करो, बिंदु E के निर्देशांक में कितना आ रहे हैं 4 8, बिंदु F के निर्देशांक में कितना आ रहे हैं 4 8। तो हम क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि दोनों ही रेखाखंडों का मध्य बिंदु एक ही है। तो हम क्या लिखेंगे सिंपल से, चूंकि दोनों रेखाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक समान है, अतः दोनों बिंदु संपाती है। संपाती मतलब एक ही है, ठीक है। दोनों बिंदु संपाती। अगर आपको टिपिकल हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है तो आप लिख सकते हैं दोनों बिंदु एक ही है, ठीक है। और इसी के साथ हम इसे प्रूव कर दिए। आई होप ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको कुछ राइट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए। थैंक यू। बात करते हैं मिसलेनियस यूनिट 9 के लास्ट क्वेश्चन की, और इसके साथ ये यूनिट्स खत्म होती है। फिर भी आपको किसी सवाल में प्रॉब्लम आती है, किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी वीडियो बना कर दूंगा आपको। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है, और इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आ गए तो ये बड़े मार्क्स में यानी 6 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आते हैं। तो हमेशा चेक कीजिएगा, बड़े सवालों पर थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले हम इस सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1 2 0 -1 और 2 -1 है तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसने क्या लॉजिक बनाया है। अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने हमें एक ट्राइंगल दिया, मान लो कि एक ट्राइंगल दिया उसने हमें, ए दिया, बी दिया और सी दिया, लेकिन उसने क्या कर दिया, इनके मध्य बिंदु दे दिया। सपोज करो ए बी का मध्य बिंदु पी है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है और ए सी का मध्य बिंदु आर है, ठीक है ना। तो उसने हमें पी के देखो मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, उसने क्या कहा, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए। तो पहले
P पॉइंट का निर्देशांक जो है मैं 1 2 सपोज कर लेता हूँ, Q पॉइंट के निर्देशांक को मैं 0 -1 ले लेता हूँ और R के निर्देशांक को मैं 2 and -1 ले लेता हूँ। इसने हमें मध्य बिंदु दी और इसने हमें पूछा क्या है, इसने हमें पूछा है त्रिभुजों के शीर्ष यानी कि उसको A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट चाहिए। देख क्वेश्चन इजी है, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। मध्य बिंदु दे रखा है, हमें पता है मध्य बिंदु वर्ड यूज हो गया, हमें मध्य बिंदु सूत्र का ही यूज करना है, लेकिन ये रिवर्स फॉर्मेट में होगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पर कुछ इक्वेशन ज़्यादा बनती है, इसलिए मैं ये स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि हम इक्वेशंस यहाँ राइट डाउन कर दें और फिर क्वेश्चन जो है वहाँ सॉल्व करें, इरेज करना पड़े तो इरेज कर सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले मान लो कि उसने मुझे माना है, उसने मुझसे मांगा है त्रिभुजों के शीर्ष, तो मैंने मान लिया कि माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A के निर्देशांक जो हैं वो x1 y1 है, ठीक है। उसी तरह B के निर्देशांक जो हैं, B के निर्देशांक हम x2 y2 सपोज कर लेते हैं। C के निर्देशांक हम x3 y3 सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। x3 y3 हमने क्या किया है, इनको सपोज किया। तो चेक करते जाओ, मैंने A के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, B के ले लिए x2 y2, C के ले लिए x3 y3। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज निकालनी है। अब इसको निकालने के लिए मैं किस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, तो मैं ये देखूंगा उसने मुझे दिया क्या है, उसने मुझे भुजाओं के मध्य बिंदु दिए। तो यहाँ पर चेक करो कि अगर मैं ये कहूँ बिकॉज ऑफ दैट गिवन, यानी कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, बिंदु P रेखा AB का मध्य बिंदु कहा है ना उसने। देखो AB लाइन का मध्य बिंदु क्या लिया है हमने, P लिया है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक, अब बिंदु P मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम किससे फाइंड करते हैं, हम मध्य बिंदु सूत्र से फाइंड करते हैं। तो x2 + x1 बटा 2 y2 + y1 बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो P के निर्देशांक ऑलरेडी मुझे नोन है, तो मैं इस लाइन की जगह क्या लिख दूंगा, 1 2, ठीक है ना। x का 1 है, y का 2 है। और अब फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यू पुट करने जाऊं तो देखो x2 के प्लेस पर x2 आ रहा है, x1 के प्लेस पर x1 ही आ रहा है, y2 के प्लेस पर y2 आ रहा है, y1 के प्लेस पर y1 आ रहा है। तो मैं उस फॉर्मूला को एज इट इज ही रखूंगा, x2 + x1 बटा 2 y2 + y1 बटा 2, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, मैं दोनों पक्षों की तुलना कर दूंगा, दोनों पक्षों की तुलना यानी कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, देखो ये जो मध्य बिंदु सूत्र है उसका ये वाला पार्ट मध्य बिंदु के x कोऑर्डिनेट्स को निकालता है और ये वाला पार्ट y कोऑर्डिनेट्स को निकालता है। ऑलरेडी मुझे पता है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो मैं इनको कंपेयर कर लूंगा। कैसे कंपेयर करूंगा, मैंने कहा x2 + x1 बटा 2 = 1 हो गया और y2 + y1 बटा 2 = 2 हो गया। अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x2 + x1 = 1 × 2, यहाँ पर करूं तो y2 + y1 = 2 × 2, तो यहाँ क्या बन गया, x2 + x1 = 2, यहाँ बन गया y2 + y1 = 4। इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन सेकंड, और दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों पर पावर नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं। यानी कौन सी इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है, x y के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो x2 और x1 इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग चर हैं मेरे पास में, y2 y1 इन दोनों की वैल्यूज भी अलग अलग आएगी या अलग अलग होनी चाहिए, तो इनकी भी क्या है, ये भी दो चर हैं, तो दो चरों वाला रेखीय समीकरण बनता है। तो अब इन समीकरणों का यूज हमें आगे करना है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि x2 + x1 = 2, ये इक्वेशन फर्स्ट बना दी, y2 + y1
इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन 2। आगे बात समझ में। अब इसी तरह से वापस मैंने एक P पॉइंट को यूज करके, एक लाइन के मध्य बिंदु P पॉइंट यानी AB लाइन के मध्य बिंदु P को यूज करके मैंने दो इक्वेशन बनाई। तो मेरे पास दो मध्य बिंदु और हैं और दो भुजाएं और हैं। एक है BC, BC का मध्य बिंदु है Q और AC, AC का मध्य बिंदु है R। तो क्या मैं इनसे इक्वेशंस नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं। तो हम इन्हीं से इक्वेशंस बनाएंगे। कुल मिलाकर हमें 6 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो अब यहां से चेक करते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आपको राइट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं। वापस से मैं फिर से लिखता हूं, चूंकि given यानी कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? मैं बिंदु Q की बात कर रहा हूं। तो बिंदु Q यहाँ है और ये लाइन BC का बिंदु Q, भुजा BC का मध्य बिंदु, बिंदु Q भुजा BC का मध्य बिंदु है। और बिंदु Q अगर भुजा BC का मध्य बिंदु है तो एक सिंपल सी थ्योरी जो अभी हम यूज करके आए हैं, क्या करके आए हैं? हमने इसी के पिछले पार्ट में हमने ये कहा था कि बिंदु P के मध्य बिंदु, हमने मध्य बिंदु सूत्र का यूज किया था ना। उसी तरह यहाँ Q भी क्या है? BC का मध्य बिंदु है, तो हम कहेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। तो ये भी क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो हम कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे? x2 + x1/2 यानी मध्य बिंदु फॉर्मूले को, y2 + y1/2। आई बात समझ में? तो अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। अब यहाँ देखो, इस लाइन की जगह पर तो मैं क्या ले आऊंगा? इस लाइन की जगह पर मैं Q के कोऑर्डिनेट ले आऊंगा, क्योंकि वो मुझे पता है, नॉन है। ठीक है। अब वहां से चेक करते हैं इस लाइन के थ्रू x2 x1 की वैल्यू। तो यहाँ पर चेक करो, B के होने चाहिए 1 1, C के होने चाहिए 2 2। तो x2 के प्लेस पर x3 आ जाएगा, x2 के प्लेस पर x3 आ गया और x1 के प्लेस पर x2 आ गया बाय 2, कॉमा ये तो फॉर्मूला से आया। y2 के प्लेस पर y3 आ जाएगा प्लस y1 के प्लेस पर y2 आ गया बाय 2। अगर आपको x1 में कंफ्यूजन है तो आप a भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। तो 0 - 1 ये कोऑर्डिनेट ऐसे कैसे आ रहे हैं और उधर भी कुछ नहीं हो रहा, उनको भी हम जोड़ घटा नहीं सकते क्योंकि x3 और x2 की वैल्यूज अलग-अलग हैं। y3 y2 अलग-अलग वेरिएबल सपोज किए हुए हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? हम वही काम करेंगे, हम कहेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। दोनों पक्षों की क्या कर लिया हमने? कंपैरिजन कर लिया। कैसे कर लिया? देखो, मध्य बिंदु सूत्र में ये पार्ट x के कोऑर्डिनेट शो करता है, ये पार्ट y के कोऑर्डिनेट शो करता है। और हमें पता है x की वैल्यू कितनी है मध्य बिंदु की? 0 और y की -1। तो हम इसको कंपेयर किस तरह से करेंगे? हमने कहा x3 + x2/2 यानी x का पार्ट इक्वल्स टू क्या? 0, x का कोऑर्डिनेट, और उधर से y3 + y2/2 इक्वल्स टू क्या? -1, देखो y के कोऑर्डिनेट्स। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इससे कर सकता हूँ x3 + x2 = 0 × 2। इधर मैं कर सकता हूँ y3 + y2 = -1 × 2। ठीक है। अब यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास में? यहाँ बच गया x3 + x2 = 0। यहाँ क्या बच गया मेरे पास में? y3 + y2 = -2, 1 × 2 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये मेरे लिए बन गई इक्वेशन 3, ये मेरे लिए बन गई इक्वेशन 4। ठीक है। और उन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पुट करता हूँ, x3 + x2 = 0, ये इक्वेशन 3, और y3 + y2 = -2, इक्वेशन 4। ठीक है। अब इसी तरह देखो, मैंने दो मध्य बिंदुओं को यूज किया, दो भुजाओं को यूज किया, मैंने 4 इक्वेशंस बना दी। चारों क्या हैं? लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी रेखीय समीकरण हैं। तो अब मेरे पास में एक लाइन और उसका मध्य बिंदु बच रहा है, तो उससे भी मैं इक्वेशंस बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? इसी सेम प्रोसेस से बनाऊंगा। तो थोड़ा इसको फास्टली करते हैं, तो चेक करते हैं। सबसे पहले बात वही आएगी कि मैंने लिखा गिवन, और गिवन में लिखा बिंदु R भुजा, बिंदु R भुजा AC का
मध्य बिंदु है। बिंदु R भुजा AC का मध्य बिंदु। बिंदु R क्या है? भुजा AC का मध्य बिंदु हो गया। अब बिंदु R भुजा AC का मध्य बिंदु हो गया तो मैं कह सकता हूं बिंदु R के निर्देशांक जो हैं किस फॉर्मेट में होने चाहिए? मध्य बिंदु सूत्र के फॉर्मेट में होने चाहिए। x2 + x1 बटा 2 और y2 + y1 बटा 2। ठीक है, अब यहाँ चेक करो r के निर्देशांक तो मेरे पास में है तो मैं इस लाइन की जगह क्या लिख दूंगा? 2 - a। ठीक है, अब उधर की बात करूं तो AB की बात कर रहा हूं, A के कोऑर्डिनेट होने चाहिए 1 1 और C के होने चाहिए 2 2। तो यहां से चेक करो x2 के प्लेस पर क्या आ गया? x3 और x1 के प्लेस पर x1 ही आ रहा है बाय 2। उसी तरह y2 के प्लेस पर क्या आ गया? y3 प्लस y1 के प्लेस पर y1 ही आ रहा है बाय 2। हो गया। अब उसकी कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे? हम फिर वही लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। हमने क्या किया? दोनों पक्षों की तुलना की। दोनों पक्षों की तुलना करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? x3 + x1 बटा 2 = 2। देखो बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। y3 + y1 बटा 2 = 2। y को y से कंपेयर कर लिया, x को x से कंपेयर कर लिया और अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x3 + x1 = 2 × 2 और इधर y3 + y1 = 2 × क्या कर दिया? y की वैल्यू तो -1, सॉरी ये -1 तो यहाँ हो जाएगा -1 × 2। ठीक है ना, -1 है, y को y से कंपेयर किया -1। ठीक है, अब x3 + x1 = हो गया आपका 4 और y3 + y1 = आपका हो गया -2। -1 × 2 -2। तो ये आपके लिए बन गई इक्वेशन 5 और ये आपके लिए बन गई इक्वेशन 6। और इनको भी ध्यान से देखो तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, तो उन इक्वेशंस को मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ ताकि हम आगे सवाल कर सकें। x3 + x1 = 4 ये 5 नंबर की और y3 + y1 = -2 ये 6 नंबर की। तो यहाँ आकर आप चेक करो हमने गिवन पार्ट को यूज करके, यानी उसने हमें जो मध्य बिंदु दिया था मध्य बिंदु वाले फॉर्मूला को यूज करके और लाइंस की कोऑर्डिनेट्स को यानी त्रिभुज के शीर्षों को हमने सपोज करके 6 लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण बनाए हैं। अब रेखीय समीकरणों को हल करना आप क्लास 9 में सीखे थे। काफी विधियां हैं, विलोपन है, प्रतिस्थापन है, आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि आप अगर इनको अलग अलग सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत थोड़ा और लेंथी हो जाएगा। तो मैं इसकी एक शॉर्ट तरीका ये बता देता हूँ कि आपको जो वैल्यूज निकालनी है पहले आप उनको देखो ध्यान से। आपको वैल्यूज निकालनी है त्रिभुज के शीर्षों की। त्रिभुज के शीर्षों को आपने सपोज कर रखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी आपको इन छह वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है। तो इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले हम x वाले इक्वेशंस को देखते हैं। x की इक्वेशन मेरे पास 1 नंबर पर है, 3 पर है और 5 पर है ना। इसमें सिर्फ x आ रहा है, तीनों लीनियर है, मैं इनको सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये यूज करूंगा कि मैंने कहा समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 1 और x की लेनी है तो 1 हो गई, फिर 3 हो गई। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़कर समीकरण 5 को, फिर 5 किसकी है? x की है ना, 5 को घटाने पर आप चाहो तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें आपका थोड़ा सा वर्क बढ़ जाएगा। इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक को याद रखो कि हमने 1 और 3 को ऐड किया है और 5 को, यानी x वाली इक्वेशंस ले ली सारी। अब इसको देखो, समीकरण फर्स्ट का राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है x2 + x1 प्लस समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है x3 + x2। ठीक है, माइनस क्यों है? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 5 को घटा रहा हूँ, तो यहाँ पर x3 + x1 और इक्वल्स में आ जाओ तो देखो समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में 2 था तो +3 के लेफ्ट हैंड साइड में 0 था तो 0 और
5 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 4 था, तो 4 माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम 5 को घटा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं। x2 का x2 रहा, x1 का x1 रहा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तो x3 का x3 रहा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है x2 रहा। ठीक है, अब माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो x3 हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो ये माइनस x1 हो गया। और उधर आ जाओ, 2 + 0 2 ही रहेगा, और 2 - 4 -2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ आकर चेक करो, ये x1 पॉजिटिव है, ये x1 नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। उसी तरह ये x3 पॉजिटिव है, ये x3 नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब ये x2 पॉजिटिव है, ये x2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होके क्या हो गए? 2x2 = -2, यही बच रहा है। तो x2 = कितना हो जाएगा? -2/2, यानी कि -1। x2 की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे उसमें x2 भी चाहिए था, तो x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब इसी x2 की वैल्यू को x2 = -1 को अब x2 वाला इक्वेशन देख लो, फर्स्ट है ना, समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि याद होगी। एक वैल्यूज को रख दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज आ जाती है। तो यहाँ पर देखो x2 के प्लेस पर, ये ना इक्वेशन फर्स्ट, x2 के प्लेस पर कितना आ गया? -1 प्लस x1 की वैल्यू पता नहीं है, तो x1 = कितना हो गया? 2। अब इस -1 को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो x1 = 2 + 1 माइनस का उधर गया +1, यानी 3 हो गया। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब वापस से देखो, x2 आ गया, x2 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई। मुझे किसकी चाहिए? x3 की और चाहिए, तो मैं इक्वेशन 5 में रख देता हूँ। किसकी वैल्यू को 5 में रख दूँ, 3 में रख दूँ, किसी में भी रख दूँ। तो मैंने कहा x2 = -1 को फिर से समीकरण 3 में रखने, कहाँ रख रहे हैं हम? समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो समीकरण 3 को चेक करो, समीकरण 3 में x3 है, उसकी वैल्यू पता नहीं है, प्लस x2 की वैल्यू होगी -1 = 0। तो ये क्या हो जाएगा? x3 + -1 = 0। तो x3 = -1 को उधर भेजूंगा, पक्षांतरित करूंगा, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का। तो x3 = कितना हो गया? 1। तो यहाँ देखो मेरे पास 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। कौन कौन सी वैल्यूज आ चुकी हैं? फिर से मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3, यहाँ से चेक करो, x1 = 3। x2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -1, ठीक है, और x3 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1। यानी कि जो तीनों शीर्ष थे उनके x अक्ष के निर्देशांक मुझे प्राप्त हो चुके हैं। अब मुझे किसके प्राप्त करने हैं? मुझे y अक्ष के निर्देशांक प्राप्त करने हैं। तो y वाली इक्वेशन उठा लो, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, और सेम प्रोसेस को यूज करो। सेम प्रोसेस को यूज करने से क्या होगा? सवाल छोटा हो जाएगा। आप चाहो अलग अलग भी यूज कर सकते हो। तो अब इसी चीज को देखो, x की सारी वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास में। अब हमें y की वैल्यूज और मिल जाए तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सारे। तो अब y की वैल्यू निकालने के लिए देखो, y की इक्वेशन कौन कौन सी है हमारे पास? 2 है, 4 है और 6 है। तो हम वही सिस्टम यूज करेंगे। हमने कहा समीकरण 2 में समीकरण 4 को जोड़कर समीकरण 6 को घटाने, समीकरण 2 में समीकरण 4 को जोड़कर समीकरण 6 को घटाने। तो यहाँ से चेक करो, समीकरण 2 है मेरे पास y2 + y1, उसका लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर रहा हूँ क्योंकि समीकरण 4 को जोड़ रहा हूँ, तो 4 का लेफ्ट हैंड साइड है y3 + y2, फिर माइनस लगा रहा हूँ, क्यों? समीकरण 6 को घटाना है। तो माइनस के साथ में समीकरण 6 का लेफ्ट हैंड साइड हो गया y3 + y1 = ये सारे मैं ब्रैकेट में रखता हूँ क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब इसके राइट हैंड साइड की बात करें तो इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है 4 प्लस क्यों? 4 को ऐड करना है ना, तो इसका हो गया -2 और उसके आगे हो गया माइनस क्यों? समीकरण 6 की वैल्यू को घटानी है, तो -2 समीकरण 6 का राइट हैंड पार्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखो y2 का y2 है, y1 का y1 है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, तो y3 प्लस का प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, तो y2 भी
प्लस का। अब यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो गया y3, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो गया y1। ठीक है, अब इधर आकर चेक करते हैं तो 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो ये कैंसिल आउट, यही हो जाएंगे -2 और +2। ठीक है, अब यहाँ से आगे चेक करते हैं y1 पॉजिटिव है y1 नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह y3 पॉजिटिव है y3 नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, y2 पॉजिटिव बच रहा है, y2 पॉजिटिव बच रहा है, तो दोनों ऐड हो गए 2y2 हो गए और बराबर में क्या बचा हुआ है, केवल 4। तो y2 कितना हो जाएगा, 4y2 कितना हो गया, 2 यहाँ गुणा कर रहा था उधर भी दिया भाग लगा दिया। तो यहाँ देखो y2 की वैल्यू आ गई। अब y2 की वैल्यू आ गई तो y2 2 को, y2 की वैल्यू 2 को मैं अगर समीकरण 2 में रख दूं तो y1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y2 2 को समीकरण 2 में रखने पर, तो चेक करो y2 के प्लेस पर आ गया 2 प्लस y1 के प्लेस पर उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे इक्वल्स टू 4। तो y1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2 यहाँ पर प्लस था उधर गया माइनस का, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो y1 की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई। अब उसी तरह y2 इक्वल्स टू 2 को फिर से मैं समीकरण 4 में रख देता हूँ तो y3 पे मिल जाएगी। देखो y1 आ गया, y2 आ गया, y3 तो चाहिए, तो y2 इक्वल्स टू 2 को समीकरण 4 में रखने पर, तो अब चेक करते हैं y3 रहा प्लस y2 के प्लेस पर आ गया 2। ठीक है, इक्वल्स टू में हो गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से आगे देखो y3 +2 है उधर भेजा, -2 ऑलरेडी था, +2 है उधर भेजा, क्या हो गया -2, दोनों माइनस नंबर है, ऐड हो गया, कितना हो गया -4। तो y3 की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ से चेक करो y1 की वैल्यू हमारे पास में आई है 2, y2 की वैल्यू हमारे पास में आई है 2 और y3 की वैल्यू हमारे पास में आई है -4, 2 एंड 4। तो देखो अब बात करते हैं, हमने शीर्ष ए क्या सपोज किया था, x1 y1, तो शीर्ष ए के निर्देशांक क्या होने चाहिए, देखो x1 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 एंड 2। उसी तरह चेक करते जाओ x2 की वैल्यू कितनी थी, x3 की वैल्यू कितनी थी, उसी तरह चेक करते हैं। तो b के कोऑर्डिनेट हमने सपोज किए थे x2 y2, चेक करो x2 y2। अब x2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में -1 और y2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। उसी तरह c के कोऑर्डिनेट हमने सपोज किए थे x3 y3, तो अब चेक करो x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 और y3 की वैल्यू कितनी है -4। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इस त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक हैं। ठीक है ना, जैसा मैंने कहा था क्वेश्चन तो इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है और आपको इसके लिए लीनियर इक्वेशंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। थैंक यू।